हाँ देखिए, ये जो मैंने भेजा है आपको पीडीएफ, इसमें आपका यहाँ तक हो गया था प्रशीतन विधियाँ। इसमें 6 तरीके की विधियाँ थी। पहला प्राकृतिक प्रशीतन या बर्फ प्रशीतन, दूसरा है आपका यांत्रिक प्रशीतन जिसको हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन कहते हैं, फिर तीसरा रुक जाओ, तीसरा आपका क्या था, शीतक के तापमान में वृद्धि, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट। चौथा आपका था अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फेस। पांचवा जो इम्पोर्टेंट था वो आपका है वो गैसों द्वारा शीतलन, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाय गैसेज। इसमें दो प्रकार के मतलब दो विधियां थी, दो मेथड से। पहला है प्रतिवर्त प्रसार द्वारा शीतलन जिसको हम कहते थे कूलिंग बाय रिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक, तो यहाँ पे पहला आपका ये हो गया, और दूसरा आपका कहाँ गया, दूसरा आपका है गैसों के अवरोधन द्वारा शीतलन, मतलब कूलिंग बाय इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग बाय गैस। तो ये दो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जो है ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जो लास्ट आपका जो टॉपिक था वो ये था वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रशीतन निकाय, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो प्रशीतन निकाय जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रशीतन, जैसे नाम से ही है प्रशीतन निकाय। ठीक, इसको हम रुक जाइए, प्रशीतन निकाय में जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो मैंने उसी समय थर्मोडायनेमिक्स का बताया था। निकाय किसे कहते हैं, परिसीमा किसे कहते हैं, परिशिष्ट किसे कहते हैं, मतलब सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो निकाय है वो कौन सा है, प्रशीतन है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो एक ऐसा सिस्टम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस, प्रशीतन का प्रक्रम हो रहा है, उसको हम कहेंगे प्रशीतन निकाय या रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। देखो नाम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो नाम से ही आपका ये क्लियर हो जा रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रशीतन निकाय कहेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे। अब इसमें जैसे बुक में दिया हुआ है पूरा, आप पढ़िएगा भी, इसमें ये चीज़ समझा दिया है, मतलब पहले के लिए एक एग्जाम्पल लेके इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टाइप का, जैसे आपने देख रहे हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इसमें इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है कि पहले कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक ऐसा निकाय जिसमें प्रशीतन का कार्य हो रहा है, प्रशीतन प्रक्रम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। अब बहुत लोग भूल गए होंगे रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी निकाय के अंदर की ऊष्मा को अवशोषित करके उसे हम कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, रिलीज़ करते हैं, अपने सराउंडिंग में, बाहर की ओर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, या प्रशीतन प्रक्रम। फिर से देखिए, इसमें क्या है, किसी निकाय के अंदर से ऊष्मा को अवशोषित करके उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, इसी को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इस प्रकार जो है उस निकाय के अंदर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, धीरे 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 करके क्या होता है, कम हो जाता है। जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है, जितना टेम्परेचर, हम उतना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, अपना मेंटेन कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। हो गया उम्मीद।
अब जो बुक में दिया हुआ है, बुक में एक इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है पुराने ज़माने से लेकर के जो मॉडर्न अभी क्या हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका जो दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि जो पुराना ज़माना था, पहले के समय में क्या होता था, हम प्रशीतन के लिए किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम वायु का यूज करते थे, एयर का यूज करते थे। सही बात भी है। अभी भी आप लोग मोस्टली लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। गांव में क्या होता है, गांव में यही ना होता है कि मान लीजिए जहाँ जैसे लाइट की उतनी, इलेक्ट्रिसिटी की उतनी सुविधा होती नहीं है, या बहुत लोग तो मतलब कनेक्शन ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या होता है गर्मी के दिनों में जब ठंडक उनको चाहिए होता है, ठंडे के लिए वो क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, या मतलब जहाँ पे हवा चल रहा होता है वहाँ बैठ जाते हैं, तो भाई ठंडा हो जाता है शरीर। तो उसी तरीके से जो पहले जो होता था शीतलन के लिए हम लोग एयर का यूज करते थे। तो एयर के यूज़ में सुविधा ये होती थी कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता था, सस्ती होती थी, ठीक है। तो ये तमाम सुविधा के कारण पहले के लोग जो है एयर को ही यूज करते थे। लेकिन एयर को यूज कर तो लेते थे, लेकिन इसको जब हम मतलब मशीन उसमें लेते हैं, जैसे मशीनरी जैसे अपने इंडस्ट्री यूज़ के लिए जब लाए एयर को, जब इंडस्ट्री यूज़ के लिए लाया गया, मैकेनिकल यूज़ के लिए लाया गया, तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें होने लगी। ठीक है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ती भी है, सब चीज़ सही है, लेकिन इसको ऑपरेट करना कठिन हो गया। मतलब इसको चलाना, एयर के द्वारा प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन करना कठिन था। क्यों? क्योंकि एयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको स्टोरेज करने में, उसको ऑपरेट करने में हमको बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की रिक्वायरमेंट होने लगी, उन बड़ी बड़ी मशीनों का जो है कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता था और उनको चलाने का खर्चा भी ज़्यादा होता था। तो इस कारण एक समय बाद जो है एयर द्वारा जो है रेफ्रिजरेशन क्या हो गया, धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या है, एयर के द्वारा रेफ्रिजरेशन में एडवांटेज ये है कि भाई आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमारे वायुमंडल में एयर है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, इसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, बहुत सस्ती है। और सुरक्षा के दृष्टि के लिए भी ये क्या है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी मतलब ठीक है। अरे भाई, अगर आप जो है जैसे रुके रहो, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अब कहोगे सुरक्षा की दृष्टि का मतलब क्या हुआ, तो सुरक्षा का दृष्टि का मतलब ये हुआ कि अब जैसे आप ठंडा एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, एयर एसी लगा हुआ है घर में, तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा की दृष्टि से भाई इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो उतना सुविधापूर्ण नहीं है। लेकिन जो एयर का जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा खतरा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया कि इसको ऑपरेट करने में, इसको चलाने के लिए एयर के द्वारा जो हम कूलिंग कर रहे हैं वो काफ़ी क्या है, कॉस्टली है। दूसरा, इसमें जो है इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं वो क्या है, बल्कि होते हैं, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, ठीक तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एयर के द्वारा जो कूलिंग की जाती है वो क्या होता है, वो आपका उसका निष्पादन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, लो होता है। तो ये 2-3 जो है इसके आपके वो हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। अब जब धीरे धीरे इसका जो है यूज कम होने लगा, तो एक समय बाद इसका यूज़ समाप्त हो गया। लेकिन बाद में जो है काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए, मतलब काफ़ी सारे इक्विपमेंट डिस्कवर हुए। तो उसमें से गैस टरबाइन, रोटेटरी जो आपका संपीड़क होता है, रोटेटरी कंप्रेसर, इन सब का जब इन्वेंशन हुआ तब देखा गया अब इन इक्विपमेंट की सहायता से एयर के द्वारा जो है रेफ्रिजरेशन करना, कूलिंग करना आसान हो गया। तब धीरे धीरे अब दोबारा से जो है एयर के द्वारा जो है हम रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन का मतलब प्रयोग करने लगे। और
प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? वायुयानों में, एरोप्लेन्स में किया जाता है। मतलब वायुयानों में तो किया ही जाता है, एयर ही के द्वारा। भाई चूँकि हवा में जब उड़ा है तो वहाँ और कुछ है ही नहीं, एयर ही है, तो उसी के द्वारा जो है कूलिंग, रेफ्रिजरेशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लास्ट जो पैरा दिया हुआ है, चूँकि एयर का यूज कर रहे हैं, एयर यहाँ एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो एयर है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। जैसे आपने पढ़ा है सॉलिड, ठोस जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन करके लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड अवस्था परिवर्तन करके गैस में हो जाता है, होता है ना। तो जो गैस है भाई, एयर एक क्या है, गैस है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है। अब सिंपल आप गैस लिए, उसका कंडेंसेशन कर दिए इवेपोरेटर का, भाई भाप का कंडेंसेशन कर दिए तो वो लिक्विड में बदल गया। लेकिन यहाँ बात भाप की नहीं हो रही, यहाँ बात एयर की हो रही है। एयर मतलब वायु, तो वायु कभी जो है मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। तो इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में जो हमने रेफ्रिजरेंट यूज किया है, प्रशीतक यूज किया है, वो कौन सा है? वायु है, एयर है, और ये अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि इस पूरे प्रक्रम में जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ पे केवल और केवल ज्ञेय ऊष्मा का ही यूज हो रहा है। ठीक है, जिसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं, ज्ञेय ऊष्मा का ही यूज किया जा रहा है। ठीक। और कौन से ऊष्मा का यूज नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर क्या कहते हैं उसका, गुप्त ऊष्मा का, लेटेंट हीट का यूज़ नहीं किया जाता है। लेटेंट हीट का यूज कहाँ होगा? जब अवस्था में परिवर्तन होगी। यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो उसका यूज नहीं किया जाए। यहाँ पे जो है सेंसिबल हीट, ज्ञेय ऊष्मा का ही यूज किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। वायु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, एयर अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। इस कारण जो हमारा जो है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसमें केवल और केवल ये ऊष्मा हीट, सेंसिबल हीट जो है उसका ही आदान प्रदान से काम चल जाता है। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मैंने बताया भी था, लेटेंट हीट वहीं यूज होता है जहाँ अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक जो है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, ये आपका क्लियर हो गया होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब अगला इसी में आता है कि चूँकि रेफ्रिजरेशन जो आपका जो सिस्टम है, उसमें ये जो साइकिल होता है, ये दो प्रकार की साइकिलें होती हैं। ठीक है। कौन कौन सा? जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि खुला चक्र, ओपन साइकिल, और बंद चक्र, क्लोज साइकिल। ठीक। तो खुला और बंद चक्र का एक, जैसे बुक में तो ये PDF है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं नोट्स भेजूँगा, उसमें और डिस्क्राइब फॉर्म में दिया हुआ, और मैं थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ कि इसमें है क्या। ये दोनों ही चक्र जो है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, ठीक, ये दोनों ही का काम तो एक ही है, रेफ्रिजरेशन करना, कूल मतलब ठंडा करना। जो निकाय है हमारा, निकाय को क्या करना? ठंडा करना। तो इसमें जो खुला चक्र होता है, ओपन साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है, जो वायु है, एयर है, उसको हम कहाँ भेजते हैं? निकाय के अंदर भेजते हैं। निकाय के अंदर जो भी जो है हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, स्टोरेज हम करते हैं, उसके अंदर भेजते हैं। वायु क्या करता है? वहाँ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और ये ऊष्मा क्या करता है? सराउंडिंग में बाहर क्या करता है? छोड़ देता है। यही इसका काम है। ठीक है भाई। खुला चक्र में क्या हुआ? डायरेक्टली जो है हम वायु को निकाय में भेजें, जिस निकाय को हमको ठंडा करना है। ठीक। वो डायरेक्टली जो है जो भी फूड्स हैं, जो भी स्टोरेज है, उनके संपर्क में आया, उससे ऊष्मा को अवशोषित कर लिया डायरेक्टली। जब संपर्क में डायरेक्टली आ गया तो ऊष्मा से अवशोषित कर लिया, और उसको ले जा कर के क्या कर दिया? बाहर सराउंडिंग में रिलीज़ कर दिया, निष्कासित कर दिया। ये काम होता है खुला चक्र का। बंद चक्र में भी यही होता है, बस अंतर क्या होता है बंद चक्र में कि वायु जो है डायरेक्टली जो है कांटेक्ट में नहीं आता है। जैसे कि आप रेफ्रिजरेशन में पढ़े, मैंने रेफ्रिजरेशन में प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में। इसमें आपका क्या होता है? एक कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है,
फिर आपका जो है थ्रॉटलिंग वाल्व होता है और लास्ट में इवेपोरेटर होता है। तो जब हम किसी चीज़ को अंदर भेजते हैं कंप्रेसर के द्वारा भेजते हैं, फिर कंप्रेसर के द्वारा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है कंडेंसर के थ्रू अवस्था में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे जो क्या होता है वो ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। उसके बाद कहाँ आता है थ्रॉटलिंग में आता है, थ्रॉटलिंग वाल्व में आता है। यहाँ पे भी उसका एक्सपेंशन होता है, वो और ठंडा होता है। और जैसे ही हम इवेपोरेटर में भेजते हैं तो इवेपोरेटर में ये जो ठंडा आपका रेफ्रिजरेंट है, प्रशीतक है, वो आपके जो है स्टोरेज के साथ कांटेक्ट में आता है और उससे ऊष्मा अवशोषित करके फिर कहाँ चला जाता है कंप्रेसर में चला जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब वायु जो है वो क्या होगा, वो आपका क्या कहते हैं उस वो जो स्टोरेज है आपका, जो आपका निकाय है उसके अंदर जो स्टोरेज रखा हुआ है उसके डायरेक्ट संपर्क में न आकर के एक पाइप के थ्रू, एक कॉइल के थ्रू जाता है और वहाँ से ऊष्मा अवशोषित करता है और फिर उसको जो है क्या कहते हैं इवेपोरेटर में तो ये काम हो गया हीट एक्सचेंजर में, और फिर उसको जो है हम कंप्रेसर में भेजते हैं, वहाँ पे फिर कंप्रेस होता है वही चीज़, और फिर उसको जो है हम कंडेंसर के थ्रू भेजते हैं। मतलब वही प्रोसेस है कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग और इवेपोरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक चक्र का निर्माण हो रहा है जिसके कारण इसको हम जो होता है बंद चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली वायु जो है आपके जो है फूड से ऊष्मा लेकर के बाहर मतलब उसमें सराउंडिंग में रिलीज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे वो ऊष्मा ले रहा है, उसको ठंडा कर दे रहा है और फिर जा करके अच्छा ऊष्मा ले रहा है, फूड को ठंडा कर दे रहा है और खुद गर्म हो जा रहा है। फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर वो रिसाइकिल हो रहा है, फिर वो कंडेंसर में जाएगा, कंप्रेसर से होते हुए कंडेंसर में फिर ठंडा होगा। ठीक है, उसके बाद थ्रॉटलिंग वाल्व में फिर और ठंडा होगा, फिर वो आएगा हीट एक्सचेंजर में, इवेपोरेटर में, वहाँ फिर वो जो है फूड को ठंडा करेगा, खुद गर्म हो जाएगा और फिर कंप्रेसर से होते हुए, तो ये चक्र जो है चलता रहता है। ठीक, अब इसमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं खुला चक्र और बंद चक्र का। अब मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। जैसे खुला चक्र में क्या है, ठीक है, खुला चक्र में तो हमने क्या किया, वायु है, वायु आसानी से उपलब्ध है, उसको हमने जो है निकाय को ठंडा करना, उसमें डायरेक्टली प्रवेश कराया, वहाँ से वायु ऊष्मा अवशोषित करके इसमें रिलीज़ कर दिया सराउंडिंग में। तो यहाँ पे और बंद चक्र में क्या हो रहा है, एक प्रोसेस से हो रहा है, एक साइकिल में, चक्र में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो बंद चक्र की इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बंद चक्र की इफ़िशियंसी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है एज़ कम्पेयर टू आपका खुला चक्र के। तो इसके अलावा जो नोट्स में और भी सारे हैं, 2-3 पॉइंट हैं, मैं भेज दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपका जो है यही चीज़ है। ठीक है, खुला और बंद चक्र। अब अगला जो टॉपिक आ गया आपका, अगला टॉपिक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वायु प्रशीतक एयर रेफ्रिजरेटर प्राय प्रतिवर्त कार्नोट साइकिल, या इसको हम कहते हैं प्रतिवर्त जूल साइकिल, जिसे हम बेल कॉलमैन साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल भी कहते हैं, इस पर आधारित होता है। तो अब ये आपके लिए नया है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है, लेकिन कार्नोट साइकिल आपके लिए पुराना हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा था। तो मैं अब थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक बार कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट। अब देखिए ये आपका कार्नोट साइकिल का फिगर है। अब कार्नोट साइकिल का ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है, मैं एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ भाई। रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले आप कार्नोट साइकिल जान लें तो बढ़िया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है 70% लोगों को याद भी होगा कार्नोट साइकिल।
तो रिवर्स कार्नोट साइकिल को नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में बस अब बचा क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, उस पर बेस न्यूमेरिकल है, और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है, वो भी थ्योरेटिकल है, प्रशीतन के उपयोग। प्रशीतन के उपयोग ये तो आपका थ्योरी पोर्शन है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेन आपका लास्ट टॉपिक अब रिवर्स कार्नोट साइकिल है, तो इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, आज नहीं होगा। आज आप कार्नोट साइकिल ही देख लीजिए। तो कार्नोट साइकिल में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए हैं, एक पीवी है और एक टीएस है। पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है, ग्राफ है, और टीएस मतलब टेम्परेचर, तापमान, और एस को हम क्या कहते हैं, एस को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब पीवी डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो साइकिल है, चक्र है, ये 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे आ रहा है, 3 से 4 पे आ रहा है, और फिर 4 से 1 पे चला जा रहा है। उसी तरीके से ये भी टीएस में भी है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। अब ये जो प्रक्रम है 1 से 2, ये जो अवस्था परिवर्तन हो रही है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। अब देखो यहाँ मैंने सारी अवस्थाएं लिखी हैं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। अवस्था 1 से 2 में जब हम एयर को ले जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न। क्या हो रहा है, प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। ठीक, दूसरा आपका है 2 से 3। जब 2 से 3 में आते हैं तो यहाँ पे होता है रिवर्सिबल, 2 से 3 की बात कर रहा हूँ मैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब प्रतिवर्त समतापीय एक्सपेंशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, निष्कासन। ठीक है, प्रतिवर्त समतापी निष्कासन हो रहा है। फिर तीसरे से चौथे पे जब आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। यानी यहाँ पे प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन को प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में चौथा आपका देखिए, चौथे से पहले में जब जाते हैं तो इसको कहते हैं प्रतिवर्त समतापी संपीड़न। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ दो प्रोसेस, कौन कौन सा, 1 से 2 और 3 से 4, ये क्या है, रिवर्सिबल। एक हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है और यहाँ पे प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसारण हो रहा है। फिर 2 से 3 और 4 से 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। मतलब 2 से 3 में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रतिवर्त समतापीय प्रसारण हो रहा है और 4 से 1 में क्या हो रहा है, प्रतिवर्त समतापीय संपीड़न हो रहा है। ठीक, अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इस वजह से देखो हम यहाँ टीएस डायग्राम में जो 1 से 2 है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक है। यहाँ पे एस का मान क्या है, इस मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, 2 से 3 समतापी है क्योंकि, तो यहाँ पे ताप क्या है, समान हो गया, स्थिर है। फिर 3 से 4 फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रुद्धोष्म प्रसारण है, इसलिए यहाँ पे फिर क्या होगा, एंट्रोपी समान हो गया। और 4 से 1 फिर आइसोथर्मल है, तो ये क्या हो गया, फिर आपका आइसोथर्मल हो गया। अब यहाँ ये जो ऊपर 2 से 3 वाला है, यहाँ पे जो हमने ताप डिफाइंड किया है वो TH लिखा है, दिख रहा होगा। TH का मतलब हाई टेम्परेचर, उच्चता। और नीचे जब यहाँ 1 से 2, 1 से 4 में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, TL है। TL का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, मतलब निम्न ताप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे प्रोसेस है ये मैंने समझा दिए। अच्छा, रिवर्स जो आपका कार्नोट साइकिल है,
अब यहाँ पे देखिए सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या है, किसी प्रक्रम में जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो क्या रिवर्सिबल है, ठीक है। उसी के द्वारा हम पुनः उस अवस्था को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से कार्नोट साइकिल को एक आइडल साइकिल मतलब आदर्श चक्र भी कहा जाता है। ये प्रायोगिक लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ जो हम लोग जीते हैं उसमें इस तरह की साइकिल क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ये केवल और केवल एक आदर्श चक्र बताया गया है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल जो हमारी जो लाइफ है इसमें फॉलो नहीं होती है। और कार्नोट साइकिल की जो इफ़िशियंसी है, जो दक्षता है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कार्नोट साइकिल हमने कब पढ़ा था? कार्नोट साइकिल हमने पढ़ा था जब हम हीट इंजन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे थे, उष्मा इंजन। तो उष्मा इंजन की दक्षता, उष्मा इंजन कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हमने एक चक्र पढ़ा था, वो था कार्नोट चक्र, कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये आदर्श साइकिल है, इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। और ये जो है आपकी इसकी इफ़िशियंसी, इसकी जो दक्षता है ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा, कार्नोट साइकिल में अब एक वर्ड आ गया हीट इंजन। तो देखो जब मैंने आरएसी स्टार्ट किया था तो मैंने हीट इंजन के बारे में ही बताया था। हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में ऊष्मा जो होता है वो उच्च ताप के स्रोत से अवशोषित की जाती है, ठीक, और निम्न ताप के सिंक पे सराउंडिंग में छोड़ दिया जाता है। यही था हीट इंजन। जबकि आपका रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में निम्न ताप के स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है और उच्च ताप के सराउंडिंग में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो यहाँ आप कंपैरिजन देख रहे हैं हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन। हीट इंजन का जस्ट उल्टा क्या है, रेफ्रिजरेशन है। तो हीट इंजन किस पे कार्य करता है, कार्नोट साइकिल पे कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेशन किस में कार्य करेगा, वो करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे करेगा। तो उम्मीद है कार्नोट साइकिल का बेसिक आपका जो है जो मैंने बताया, देखो यहाँ पे मैंने इसकी इफ़िशियंसी लिख दी है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी। इसके द्वारा जो हम दक्षता निकालेंगे वो मैक्सिमम लिखा लेंगे और इसका डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिख दिया, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। जो इसको और समझना है वो अपने नोट्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने पूरा उसमें डिस्क्राइब करवाया है, मतलब पूरा प्रूफ कराया है कि ये फार्मूला कैसे आया। मैंने डायरेक्ट बस नोट कर लिया है, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है ये बता दिया है, कौन कौन सा प्रोसेस है ये बता दिया है, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल की दक्षता सबसे अधिक हो गई। अच्छा, कार्नोट साइकिल जो है हीट इंजन जो है कार्नोट साइकिल पे बेस है और हीट इंजन का उल्टा क्या है, रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर जो होगा किस पे बेस होगा, वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस होगा, ठीक। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो मैंने तीर लगाया है, 1 से 2 में तीर लगाया है ना, 2 से 3 में, तो ये जो चक्र हो रहा है ये आप देखिए दक्षिणावर्त दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, दिख रहा होगा क्लॉकवाइज दिशा, इंग्लिश वाले क्लॉकवाइज दिशा और हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं। चाहे वो पीवी ग्राफ हो चाहे वो टीएस ग्राफ हो, दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। जब हम रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, ठीक, ओके, तब थैंक यू।